प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं राजू पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पुस्तक परिचय की श्रृंखला में आज हम लोग जो परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हम लोग इस पुस्तक का परिचय प्राप्त करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से यह कितनी उपयोगी है इस पर चर्चा करेंगे, अन्य पुस्तकों से साहित्य इतिहास की जो अन्य पुस्तकें हैं उससे किस प्रकार भिन्न है इस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके भौतिक स्वरूप की बात करें तो यह लगभग 550 पृष्ठों की एक साहित्य इतिहास की पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है वह है 1996 सन 1996 में पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ। इसका मूल्य है ₹400 और इसके प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। यह हुआ इसका फिजिकल स्वरूप। अब आइए इसके अंतर्वस्तु की बात करें। सबसे पहले किसी पुस्तक की विशेषता उसकी भूमिका में होती है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी भूमिका की जो प्रारंभिक लाइन कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में सीधे पूछा जा चुका है, सीधे यह पंक्ति आई हुई है। क्या है देखें। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर। कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब इसके आगे उन्होंने अपनी बात को पूरा सिद्ध किया है कि कैसे किस तरह से मेरा इतिहास दृष्टिकोण बना है और कैसे मैंने लिखा है। जो सारांश है वो ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को स्वीकार करते हुए, उनकी दृष्टि को स्वीकार करते हुए उसमें नया तत्व जोड़ने की कोशिश की है और सफल भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों संदर्भ में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपने आप में मील का पत्थर है, वैज्ञानिक पद्धति पर आश्रित है और उसमें साहित्य इतिहास की दृष्टि अपने परिपक्व रूप में उपस्थित है, प्रचुर सामग्रियां हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसे पूर्णतया नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन समय के साथ बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारी दृष्टियां विकसित हुईं। लेखक कहता है एक तो ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय थे उस समय तक ही लिख सकते हैं। तो पहले कालावधि की बात आई कि वे इसमें छायावाद तक की बातें सम्मिलित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में। उसमें भी छायावाद का मूल्यांकन वो सही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अपने समकालीन लोगों का मूल्यांकन इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात कि जैसे जैसे शोध कार्य बढ़ता है नई नई दृष्टियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जैसे कि प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकता, स्वच्छंदतावाद। ये सब जब वाद आते हैं तो यह एक नई दृष्टि देते हैं और हम किसी पुस्तक को उसी दृष्टि से पढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस दृष्टि से पुस्तकों का अध्ययन किया था, लेखक लिखता है कि रामचरितमानस को पढ़ने का ढंग या मध्यकालीन का अध्ययन का ढंग रामचंद्र शुक्ल का अलग था तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग था। चीज़ एक ही, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग दृष्टियों से उन्होंने अध्ययन किया। तो समय के साथ बहुत सारे दर्शन हमारे सामने आए, तो बहुत सारे दर्शन हमें अलग विवेक देते हैं, अलग दृष्टि देते हैं। तो अलग दृष्टि से भी हम मध्यकालीन, रीतिकालीन और आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो जब दृष्टियाँ बदली तो साहित्य का लेखन बदला। जब साहित्य नई दृष्टियों से लिखा जाएगा तो मूल्यांकन करने का या साहित्य इतिहास लिखने का भी ढंग नया होना चाहिए। ये मूल बात है जिसको आधार बना करके इन्होंने नाम दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो क्या क्या इन्होंने नया दिया इसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लें। तो देखिए, साहित्य इतिहास लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह है नामकरण एवं काल विभाजन। तो नामकरण काल विभाजन में इन्होंने जो अपना तर्क प्रस्तुत किया उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने जो मुख्य रूप से अपनाया है ना तो ये आदिकाल को मानते हैं, ना ही ये वीरगाथा काल इत्यादि जो प्रचलित नाम है उसको स्वीकार करते हैं। इन्होंने इसको अपभ्रंश काल नाम दिया। अपभ्रंश काल का नाम क्यों दिया, यह एक अपने आप में
पूरा अध्ययन किया जा सकता है, हो सकता है। मैं केवल मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ कि इन्होंने काल विभाजन क्या किया, नामकरण क्या क्या किया। तो पहला किया अपभ्रंश काल, और लगभग चीज़ें वही सम्मिलित किया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। दूसरा भक्ति काल, भक्ति काल का नामकरण वैसे ही है जैसे परंपरा से चला आ रहा है। रीतिकाल, तीसरा है रीतिकाल, लेकिन रीतिकाल में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए इन्होंने उर्दू साहित्य को भी सम्मिलित कर लिया है। इनका पूर्ण तर्क है कि उर्दू साहित्य हिंदी से अलग नहीं है, उसे इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बदलाव आया है आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो परंपरागत विभाजन है वह पहला है भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद। इन्होंने इसको तोड़ते हुए सबसे पहले नव जागरण युग कहा, उसके बाद स्वच्छंदतावाद युग, और उसके बाद पूरा का पूरा साहित्य उत्तर स्वच्छंदतावाद युग में वर्गीकृत करके पूरा दे दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना कि क्यों दिया, कैसे दिया। जब इसको आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब परीक्षा के लिए कितनी उपयोगी है इस पर अगर चर्चा करें, जिसको मूल्यांकन भी कह सकते हैं, तो जो इस समय पेपर बन रहे हैं नए, उसमें इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ी है और एक नई दृष्टि प्रदान करती है। तो साहित्य इतिहास या हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना अगर अनिवार्य है तो उसी अनिवार्य 5-6 पुस्तकों में, 4-5 पुस्तकों में यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे पढ़ा जाना चाहिए, नई चीज़ मिलती है। आधुनिक काल विशेष रूप से इसमें उल्लेख है, विशेष रूप से अच्छा है। यद्यपि भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में कोई बड़ा तत्व नहीं होता है, नामकरण के अलावा कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आती है, लेकिन आधुनिक काल विशेष रूप से अच्छा लिखा गया है। तो ये रहा इसका परिचय। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे समझ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने इसमें बता दिया है। पुस्तक उपयोगी है और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए यह अन्य वीडियो में बताई गई है। अगर आप चाहेंगे तो और भी बताई जाएगी। बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।